कि सेठ जी इसके बाद राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे काका, आप ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में इसे ले जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि राजा किसी को कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुँचेगी। मैं इससे विधि विधान के अनुसार विवाह करके इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक यह तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे ब्याह कर ले जाना, मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने किया। रथ सजवाया गया, जाने की पूरी तैयारी हो गई। तभी राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे शहर में जाना था, तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। मैं अपना काम निपटा कर सैनिकों के साथ में अपनी रानी और बच्चों को राजा प्रताप के राज्य को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुँच जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इधर राजा चंद्रभान का मंत्री और सेनापति कुछ सेना को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा प्रताप के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रभान के राज्य से राजा प्रताप का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपने डेरा तंबू जमा दिए। रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। प्रिय दर्शकों, जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी। तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया, है रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देख के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ, इधर शाम को सबने खाना खाया, रात्रि का समय हो गया।
सभी लोग पैदल यात्रा चलकर आए थे। हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही एकदम से राजकुमारी उठकर बैठ गई। वो मंत्री की बुरी मनसा को भाग गई थी। अब तो राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर खोट है। जैसे ही मंत्री को राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, है दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम यह क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और बेटे की दोहाई दी, कसम दी, लेकिन वो पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद में राजकुमारी तुरंत ही समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में जो तुम्हारे मन में हो वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी उस डेरे से बाहर निकल गई और वहाँ से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छुपी रही और जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उस शैतान के सामने वो बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वह उनके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब वह शाम के होने पर एक जगह पर और रुके, अब तो दूसरी रात के लिए अगला डेरा डाला गया। तो राजकुमारी के डेरे के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने डेरे को यहाँ से दूर हटा करके लगवाओ। तब सेनापति ने जवाब दिया, है राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने डेरे को वहाँ से दूर नहीं लगाया। प्रिय दर्शकों, अब तो राजकुमारी को सब समझ में आ चुका था। इस चिंता को लेकर राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। जैसे ही आधी रात होती है तब उसी समय पर सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान घुस जाता है। वह राजकुमारी के डेरे में रात्रि के समय में प्रवेश कर गया। तो राजकुमारी ने उस सेनापति को भी ललकार कर कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक राजा की पत्नी हूँ, राजा की बेटी भी हूँ। यह सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। प्रिय दर्शकों, वो दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो गई थी। वह तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक नहीं मानी। जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी तो। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद में उस सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सर काट करके अलग कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब उसी समय पर राजकुमारी ने कहा, है सेनापति, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मेरे साथ कर लेना। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, अब तो राजकुमारी वहाँ से भाग निकली और भागते भागते वह जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी।
अब तो राजकुमारी ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके वो मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई, परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वह जंगल के उसी किनारे पर जाकर लगी। सुबह हो चुकी थी। वहाँ पर दो सन्यासी महात्मा उसी नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है, तो उन दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। प्रिय दर्शकों, अब तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया, अब यहाँ से इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही दो योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, तब तक चार सन्यासी महात्मा और आ पहुँचे। अब तो राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं यहाँ पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अब क्या होगा। प्रिय दर्शकों, वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वो महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, यह मेरी है। आखिर अंत में संत महात्माओं ने यह सोचा कि ऐसे तो हम 6 में कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरु जी के पास में इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने गुरु जी के पास पहुंचने के बाद में उन योगियों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे। मित्रों, जो योगियों के जो गुरु थे वह बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री जो है यह कोई राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि हे शिष्य, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गया और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। प्रिय दर्शकों, उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे सेना से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहाँ पर नहीं देखा। आकर के राजा ने सेनापति और मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोलने लगे, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वो तो एक डायन थी। अब आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद में वह रानी यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस गया सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। तो राजा चंद्रभान ने हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा जो उस समय योगी के रूप में थे कि हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहो तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाए, क्योंकि इधर राजकुमारी को पता था कि हमारे पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो 6 योगी भिक्षा के बहाने राजा वीर भोज के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा ही बात राजा के सम्मुख जाकर के रखी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी। प्रिय दर्शकों, अब तो किस्सा सुनाने के लिए अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया। सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी तो हम अपनी बहन को ले आया करेंगे। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी।
इस प्रकार वह राजकुमारी रोज राजा को कहानी सुनाने के बाद में इनाम पाती तथा अपने योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वह योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रिय दर्शकों, अगली रात को राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई, तो उसने अपने पति मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा आज तो यह सभी यहाँ पर उपस्थित है, तो किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई दरबार में से उठकर नहीं जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी, है सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी सुनाने लगी कि किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा नफरत थी। जब एक दिन उसकी यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लाना और वह आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। अब तो राजा प्रताप उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे, यह तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर के राजा प्रताप ने उन योगियों के पास में अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा की आंखों में पश्चाताप होता था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी, है महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी को, उस बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन के लिए लौट गया। अब यह जानकर के राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वो बेचारी भूख प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपने आप को जीवित रखती थी। इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं बचा। तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहां से उसे अपने नगर बुला ले गया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। प्रिय दर्शकों, रानी ऐसा किस्सा सुना रही थी। किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसका ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर के एक मोतियों की माला जोगियों के पास फेंक दी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब तो वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की की कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति को बताई। यह सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है तो उसे उसके पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उसके साथ भेज दिया और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो। मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उसके मन में काम रूपी विचार आ ही जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन बेटी किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री धन और विद्या, यह जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर सुना रही थी। राजा प्रताप और राजा चंद्रभान उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे कहती है कि उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया पर वो नहीं माना, तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ में दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वो दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजा के बेटे का भी कत्ल कर दिया। जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से वाहना बनाकर जंगल में भाग गई। रात उसने जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बेचारी ने अपने पतिव्रत धर्म को बचाया। जब दूसरे दिन को रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी तो उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वो मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट कर बैठा दिया। तब रानी आगे सुनाने लगी। अब दूसरे दिन को जब वह वहाँ से आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर डेरा तंबू लगाए तो उस रात सेनापति डेरे में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुँचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार कर समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वो दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा, सोचने लगा यह तो मेरा भेद खुल रहा है। वो भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांट, तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वो गलत भाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया तो उसी समय पर किसी न किसी प्रकार से वह राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकली और वहाँ से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहाँ पर उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते वह चली गई और जंगल के दूसरे छोर पर 6 योगियों के हत्थे चढ़ गई और सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में वो राजकुमारी अपना पर्दा हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।